जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 2 जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इस अध्याय में अभी तक हमने ये जान लिया है कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना किस परिस्थिति में हुई, किन किन चुनौतियों का सामना किया हमने इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करने में, और पंडित नेहरू का भारत के लोकतंत्र को स्थापित करने में क्या भूमिका है, इस बात से हम वाकिफ हुए। हमने ये भी जाना कि कांग्रेस थी उसके प्रभुत्व के पीछे क्या कारण थे, वो पहले 3 आम चुनावों में क्यों देश के चुनाव में हावी रही, ये भी हमने जान लिया। वो किस प्रकार से एक विचारात्मक और एक सामाजिक गठबंधन है, इसको भी हमने बेहतरीन तरीके से समझ लिया। अब हम चल रहे हैं उन विपक्षी दलों को जानने और समझने जो उस समय पर एक्टिव थे। ऐसा नहीं था कि भारत में विपक्ष नहीं था, तब भी भारत में विपक्ष था। आपने पढ़ा कि हर निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 4 उम्मीदवार तो खड़े ही खड़े थे हर निर्वाचन क्षेत्र में, तो इसका मतलब विपक्ष एक्टिव था। लेकिन जितना बड़ा ऑरा, जितनी बड़ी छवि, जितना बड़ा राजनीतिक कद कांग्रेस का था, उतना बड़ा राजनीतिक कद किसी और दल का नहीं था। लेकिन पार्टियां थी भारत में, और भी दल थे। तो आज हम चल रहे हैं उन्हीं दलों के बारे में विस्तार पूर्वक जानने और समझने की वो कौन कौन से दल थे जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे 1952 के चुनाव में। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर देखा, ऐसा नहीं था कि इस दौर में भारत में विपक्षी पार्टियां नहीं थी। चुनाव परिणामों की चर्चा में हमारे सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नाम भी आए। बहुदलीय लोकतंत्र वाले अन्य अनेक देशों की तुलना में उस वक्त भी भारत में बहुविध और जीवंत विपक्षी पार्टियां थी। इनमें से कई पार्टियां 1952 के आम चुनाव से कहीं पहले बन चुकी थी। इनमें से कुछ ने 60 और 70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक की किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती है। आज के टाइम पर जितनी भी गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं वो 1950 की किसी न किसी पार्टी से ही जुड़ी हुई हैं। जैसे कि जनता दल है ना, जनता दल का नाम सुना है, जनता पार्टी, जनता दल। भाजपा का नाम सुना है, हाँ। भारतीय जनसंघ का नाम सुना है, भारतीय जनसंघ है ना। बाद में बनती है जनता पार्टी, फिर वो ही बन के आती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनसंघ है भारतीय जनता पार्टी की मदर पार्टी। समझ में आई बात? मदर पार्टी है किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। कौन? भारतीय जनसंघ। समझ में आई बात? उसकी जो आइडियोलॉजी है, सेम आइडियोलॉजी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की भी है। समझ में आई बात? तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये बातें नहीं पता होंगी तो आप ये नहीं जान पाएंगे। और इसके संस्थापक कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय। ये याद रखना है आपको। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है ये पता होना चाहिए। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है? सी राजगोपालाचारी। ये याद रखनी है इन बातों को, क्योंकि ये आपके 1 नंबर के प्रश्न में आते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि इस पार्टी के संस्थापक कौन थे, इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी और इस पार्टी का राजनीतिक उद्देश्य क्या था, किस पर्पस पर ये काम करती थी। तो एक बार इन पार्टियों को पढ़ लेना है आप सबको कि इनका क्या था, ये इनका क्या, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, ये किस आइडियोलॉजी पर काम करते थे। ठीक है, 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में कहने भर को प्रतिनिधित्व मिल पाया। फिर भी इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। तो यह बताता है कि भारत में लोकतंत्र उस दिन से कायम हो गया जिस दिन से भारत ने इस देश में संविधान को स्थापित कर लिया। बता रहा है ना भाई, चाहे इन दलों को एक भी सीट ना मिली हो, लेकिन इनका लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करना ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाता है। समझ में आई बात? कहते हैं युद्ध जीतने और हारने के लिए नहीं लड़ा जाता, सिर्फ लड़ने के लिए लड़ा जाता है। हार और जीत तो
बाद में पता चलेगी ना। अगर आप मैदान में ही नहीं उतरे तो जीतने हारने का आपको क्या डर, कैसा डर? समझ, मैदान में उतरना तो सीखो पहले। मैदान में उतरोगे तभी तो पता चलेगा ना कि खेल कैसे खेला जाता है। खेल खेलना तभी तो सीख पाओगे ना जब मैदान में ही उतरोगे। और बिना मैदान में उतरे बाहर से आप ये अनुमान लगा ले रहे हैं कि मैं तो जीतूंगा ही नहीं, तो वैसे भी नहीं जीतोगे। जब उतरोगे ही नहीं तो हारोगे भी कैसे? जीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए उतरिए, सीखने के लिए। तो इस चीज ने भारत के लोकतंत्र को बहुत मजबूत किया और एक भारत की जनता को विकल्प हमेशा मिलता रहा। और वही जीवंत लोकतंत्र है जहां पर मजबूत विपक्ष है। बिना विपक्ष के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। और जिस देश का लोकतंत्र, जिस देश का विपक्ष खत्म हो जाएगा उस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये याद रखना है। विपक्ष का जीवंत रहना लोकतंत्र के जीवंत रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है, सबसे जरूरी चीज है। तो आप ये देखिए, भारत के पहले आम चुनाव से भारत में लोकतंत्र कितना जीवंत है, कितना मजबूत भारत का लोकतंत्र है कि पहले आम चुनाव से लेकर भारत के आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं हर चुनाव में विपक्ष बहुत मजबूती से लड़ा है। ठीक है, आगे सुनिए। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों की सुचिंतित आलोचना की। इन आलोचनाओं में सिद्धांतों का बल होता था। विपक्षी दलों के शासक दल पर अंकुश रखा और बहुधा इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला। इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावनाओं को जीवंत रखा, मतलब जनता के सामने सदैव विकल्प मौजूद रखा कि अगर आपको कांग्रेस पसंद नहीं आ रही तो हम हैं आपके लिए, आप हम पर भरोसा करिए, हम आपको कांग्रेस से बेहतर विकल्प देंगे। समझ में? विकल्प सदैव रहना चाहिए, सदैव विकल्प रहना चाहिए। यही मैं कहता हूं, एक लोकतांत्रिक समाज वही है जिसमें विकल्प है, विकल्प सदैव होना चाहिए। और आप भी अपने जीवन की राह में विकल्प रखिए, सिर्फ एक ढर्रे पे मत भागिए। सक्सेस का कोई एक मंत्र नहीं होता, सक्सेस का एक मंत्र नहीं होता। सक्सेस पाने के लिए अनेकों मंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। समझ में आई बात? सिर्फ जीवन में करियर का एक गोल मत रखिए कि ये नहीं मिलेगा तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, ना, कदापि नहीं। मल्टी लेवल चलिए। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में कंपटीशन आपका बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा। मैं जब शब्द यूज कर रहा हूं बहुत ही ज्यादा तो सच में बहुत ज्यादा है। आपको इस कंपटीशन को फेस करना आना चाहिए। अगर आपने इस कंपटीशन को फेस नहीं किया तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समझ में आई बात? अब आप खुद देखो, एक समय पर कांग्रेस क्या थी? डायनासोर थी, है ना? और आज कांग्रेस क्या है? नहीं, कैसा तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। सेकंड सबसे बड़ा प्लेयर है वो, लेकिन जो एक पार्टी जिसका अस्तित्व भी नहीं था आज वो डोमिनेट कर रही है। और अगर उसने प्रयास ही नहीं किया होता तो आज वो यहां पर पहुंच पाती? खुद सोचो ना आप। तो प्रयास ने बनाया है ना उसे इस काबिल। हाँ, 3 बार उस पार्टी का नाम बदला है, पहले भारतीय जनसंघ, फिर जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी है। आप उसकी जर्नी देखो, आप जर्नी देखो। तो ये क्या है? डेडिकेशन है। किसके प्रति? काम के प्रति। अपने काम के प्रति आपको अपना डेडिकेशन रखना पड़ेगा। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है तो आपकी झोली भर देती है, यह भी सत्य है। और आज आप देखिए ना, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है जिसका सबसे बड़ा संगठन है ना, जिसके पार्टी ऑफिस देखने में ऐसे लगते हैं जैसे होटल है ना? कभी गए हो? श्यामा प्रसाद, आप जाइए मिंटो रोड तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग है, उस पर आप जाएंगे तो आपको सबसे बड़ी पार्टी ऑफिस अगर किसी का दिखेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का दिखेगा। मेरी रील देखी थी,
चलने वाली, जिसपे आपने वो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, ठीक है। तो वो आप देखिए, और कांग्रेस का ऑफिस जाके देखोगे तो आपको दिखेगा जंगल। तो ये चीजें समझने वाली बातें, ठीक है। ये सांकेतिक तौर पर मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, समझने वाले समझिए इस चीज कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और नहीं देते तो कुछ भी नहीं देते, ठीक है। आपको अपनी सक्सेस को सस्टेन करना आना चाहिए कि आप अपनी सक्सेस को कैसे सस्टेन करते हैं, रोकना आना चाहिए आपको, आपको उसको अपने पास रखना आना चाहिए, ठीक है। आगे सुनो। इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभाई। इन विपक्षी दलों ने भी बहुत बढ़िया बढ़िया नेता तैयार करे जिन्होंने भारत की राजनीति को एक नई दिशा और दशा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जितना अच्छा विपक्ष रहेगा उतना ही जवाबदेह सरकार होगी। अगर विपक्ष अच्छा नहीं होगा तो सरकार की जवाबदेही भी सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, क्योंकि संसद में आप उनसे सवाल करने नहीं जा रहे, न्यूज रिपोर्टर उनसे सवाल करने नहीं जा सकता, वहां पर उनसे सवाल सिर्फ कौन कर सकता है? विपक्ष कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं विपक्ष सबसे मजबूत होना चाहिए। दमदार विपक्ष ही एक शानदार देश का निर्माण करने में मदद कर सकता है। समझ में आई बात? दमदार होना चाहिए विपक्ष भी, उतना ही दमदार जितनी दमदार आपकी सरकार हो। समझ में आई बात? कि लड़े तो दोनों लड़े, दिखना चाहिए कि हाँ भाई प्रभुत्व है, भारत का लोकतंत्र मजबूत है। आपको भारत के बारे में सोचना है, आपको किसी दल के बारे में नहीं सोचना। ऑलवेज थिंक फर्स्ट फॉर इंडिया। भारत आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, राजनीतिक दल नहीं होने चाहिए। अगर आप राजनीतिक दलों को अपनी प्राथमिकता बना रहे हैं तो यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के लोकतंत्र के लिए, ठीक है। आगे सुनो। शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था। सच में बहुत सम्मान करते थे एक दूसरे का, नेता बहुत ही ज्यादा। आज के जैसे कुत्ता घसीटी नहीं थी, कुत्ता घसीटी नहीं थी कि छोटी सी घटना का राई का पहाड़ नहीं बनाया जाता था। जैसे आजकल आप देख रहे होगे कि नेताजी फिसल गए हैं तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मुझे धक्का दे दिया। पहले तो कुछ और बोले, फिर कुछ और बोले, आईसीयू पहुंच गए, आईसीयू पहुंच गए एम्स में, है ना? नहीं देखा? दुआ करो मर गए तो राहुल गांधी जेल चले जाएंगे ठीक है, समझे? तो ये है राई का पहाड़ बनाना। आज की राजनीति भद्दी हो चुकी है, भद्दी हद से ज्यादा। और एक उस समय की राजनीति थी कि सब नेता एक दूसरे का सम्मान करते थे, सिर्फ वैचारिक मतभेद रखते थे, मनभेद नहीं रखते थे। आज भी मनभेद नहीं रखते। मैंने हकीकत देख रखी है ना, जिन नेताओं के लिए इस देश की जनता लड़ती है ना, वो जब टीवी शोज खत्म करने के बाद एक दूसरे के गले लगते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं, और मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जिन हिंदू मुसलमानों के लिए लड़ते हैं आप, वो जो सबसे बड़ा संगठन है हिंदुओं का, विश्व हिंदू परिषद, और मुसलमानों का जो भी संगठन हो, मुझे उनका संगठन का नाम नहीं पता, वो एक दूसरे के गले लग रहे हैं। जब वो एक दूसरे के गले लग रहे हैं तो और फिर मैं क्या बोलूं। और मैंने अपनी आंखों से देखा है ये चीज। तो इस देश के युवाओं से सिर्फ इतना कहूंगा कि इनके लिए तो मत लड़ो, लड़ना है तो इस देश के लिए लड़ो। और थोड़ा सा इतिहास पढ़ो तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इस देश की सच्चाई क्या है और आपकी सच्चाई क्या है, आप कौन है, आपको पता चल जाएगा। इस देश में रहने वाला 99% व्यक्ति हिंदू ही था, चाहे आप माने या ना माने। इतिहास कभी नहीं बदला जा सकता, इतिहास कभी नहीं बदला जा सकता। समझ में आई बात? आप अपने आप में अपना इतिहास गढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सच्चा इतिहास तो यही है कि इस देश में रहने वाला 99% इस देश का एक ही धर्म था, सनातन, तो उसी के मानने वाले थे।
या किसी भी धर्म को न मानने वाले लोग थे इस देश में। तो समझ में आई बात। तो आप कन्वर्टेड है तो इस बात को मानो ना आप भी। क्यों इस बात का अहंकार रखना कि हम कन्वर्टेड नहीं है। मान जाओ कन्वर्टेड हो, मानो ना भाई। और मैं भाजपा से ये कहता हूं कि अगर इतना ही देश खोदने की आपको जरूरत पड़ रही है तो इन लोगों को ही कन्वर्ट कर दो। जब धर्म ही नहीं रहेगा, उस धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, तो उस धर्म की इमारतें क्या करेंगी। वही तो मैं कह रहा हूं ना, मैं कह तो रहा हूं ना कि आप खोद क्यों रहे हो। फिर इतना खोदने का मतलब मिलेगा क्या। हिंसा ही फैलेगी, फैल भी रही है, आपस में ही लड़ रहे हैं ना। तो अगर आपको जड़ ही खत्म करनी है तो लोगों को कन्वर्ट करो, जो कन्वर्ट होके गए हैं उनको कन्वर्ट कर लो। जब ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, बांस को ही काट डालो ना पूरा, अर्थात उस विचार को ही समाप्त करो अगर सच में आपको कर। हाँ तो फिर हाँ, तो वही बात है ना। तो आज के टाइम पर फिर क्यों हम कर रहे हैं, फिर हम क्यों जो गड्ढे भर चुके हैं उन गड्ढों को फिर से क्यों खोद रहे हैं। क्यों हम अपने दर्द को फिर से कुरेद रहे हैं। दर्द कुरेदने का कोई फायदा है, फिर तो दर्द ही होगा ना फिर। हाँ, हम क्यों बन रहे हैं पाकिस्तान, हम क्यों बन रहे हैं बांग्लादेश। देख तो रहे हैं ना बर्बादी उनकी। ना देख रहे हो तो कहने वाली बात है। अरे भाई दुनिया में कुछ तो पॉजिटिव ताकतें हैं ना, कि अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा ही होगा अल्टीमेटली। और जो इस्लाम का देश है सऊदी अरब, वो अपनी प्रगति के लिए इस्लामिक इमारतों को भी खंडित कर दे रहा है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे पैसा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखो ना, सऊदी अरेबिया बड़ी बड़ी मस्जिदें अगर उसके विकास में बाधा डाल रही है तो उनको तोड़ने में वो नहीं रुक रहा। आज उसकी सबसे प्रायोरिटी है पैसा। भैया अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो आप सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। सस्टेन करना है आपको इस दुनिया में, और सस्टेन करने के लिए आज आपको इकोनॉमी बिल्ड करनी है। और हर धर्म तो यही सिखाता है ना कि कर्म करो। कर्म ही तो सबसे बड़ी चीज है ना, कि ये कह रहा है कि मेरा नाम जपते रहो तुम्हें भोजन मिल जाएगा। हमारा धर्म कहता है, क्या कहता है, कर्म कहता है ना। और ये भाजपा ने कर्म करे है ना, तभी तो आज उसको ये फल मिला है कि 12 साल से इस देश की सत्ता में विराजमान है। अब कांग्रेस ने वैसे कर्म नहीं करे, फिर इसका मतलब कांग्रेस ने अपने कर्मों को बंद कर दिया था, इसलिए वो सत्ता से बाहर चली गई। यहां भी आप देखो ना, कर्म ही तो है। अब अगर आप भी अपने कर्म नहीं करोगे तो आपको कौन आगे बढ़ा पाएगा। कोई नहीं बढ़ा सकता। मैं पढ़ा सकता हूं, मैं आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं आपको ज्ञान जरूर दे सकता हूं, लेकिन उस ज्ञान को आप कितना सस्टेन करके जाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, मुझ पर नहीं। मैं कुएं तक ले जा सकता हूं, पानी नहीं पिला सकता। पानी तो आपको खुद पीना है, और नहीं पीना चाहते तो कोई भी आपको जबरदस्ती नहीं पिला सकता। ठीक है, मैं आपको यह बता सकता हूं कि यह चीज गलत है। रुकना ना रुकना इट्स योर मर्जी। मर्जी आपकी है, मेरी नहीं है। मेरे जीवन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, समझ में आई बात। तो यही चीज यहां पर आप समझिए कि उस समय के नेताओं में एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव था। कुत्ता घसीटी नहीं थी उस समय की राजनीति में, जैसे कि आज की राजनीति में है। ठीक है, आगे सुनिए। स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला था। इसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से इस किस्म की निजी रिश्ता और उसके प्रति सम्मान का भाव दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होने के बाद लगातार कम होता गया। और आज के टाइम पर आप देख लो, पक्ष विपक्ष में कितना सम्मान है एक दूसरे का। पक्ष विपक्ष कितना एक दूसरे का सम्मान करते हैं, आप इसका
जीता जागता उदाहरण देख सकते हो, बताने की मुझे जरूरत है नहीं। ठीक है, इस देश की राजनीति में राई का पहाड़ कैसे बनाया जाता है ये आप सब देख रहे हैं। भारत का संपूर्ण मीडिया जगत उसको दिखा रहा है राई के पहाड़ के तौर पर। इतना धक्का लग गया कि उनका सर ही फट गया, आईसीयू चले गए, ऐसा धक्का लगा है। जोर का झटका है जोरों से लगा। चलो आगे सुनो। इस तरह अपने देश में लोकतांत्रिक शासन का पहला दौर एकदम अनूठा था। राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र समावेशी था। समावेशी मतलब सबको साथ लेके चलने वाला। इसकी अगुवाई कांग्रेस ने की थी। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरित्र के कारण कांग्रेस की तरफ विभिन्न समूह, वर्ग और हितों के लोग आकर्षित हुए। मतलब इसी कारण से हर वर्ग का व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ गया था। देश का अमीर भी, गरीब भी, सब प्रकार के लोग, हर किसान, मजदूर, उद्योगपति, साहूकार, जमींदार, हर प्रकार का व्यक्ति उस समय कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। दलित, ब्राह्मण, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल कास्ट, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुजन, बहुजन, सब प्रकार के लोग जुड़े हुए थे। किससे? कांग्रेस से। ठीक है। सामाजिक और विचारधारात्मक रूप से कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरी। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इस कारण कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बढ़त प्राप्त थी। सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति और हर हित समूह को अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस की क्षमता जैसे जैसे घटी, वैसे वैसे दूसरे राजनीतिक दलों को महत्व मिलना शुरू हुआ। इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीति के सिर्फ एक दौर में रहा। इस किताब के आगे के हिस्सों में हम देश की राजनीति के अन्य दौर की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये है आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। ठीक है, इनको याद रखना, ये है भारतीय जनसंघ के संस्थापक। ठीक है, याद रखना इनको। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। तो आगे के अध्यायों में हम और विस्तार से भारत की राजनीति को पढ़ेंगे, लेकिन अगला अध्याय जो है आपका वो भारत की आर्थिक विकास की यात्रा पर है और वो अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक विकास किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी, समझ में आई बात? जब तक आर्थिक तौर पर आप संपन्न नहीं होंगे तब तक आपकी स्वतंत्रता किसी काम की नहीं, है ना, किसी काम की नहीं। आप सब भी इस बात को जानते हैं। जब तक आपके पास अपने खुद के पैसे नहीं आएंगे, आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता किसी काम की नहीं, किसी की भी किसी काम की नहीं होती। आर्थिक स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। समझ में आई बात कि नहीं आई अभी भी? पक्का? चलिए आज के लिए यहीं मैं समाप्त करता हूं और यह अध्याय भी आपका यहीं समाप्त होता है। मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।